कभी कभी ऐसा होता है कि मीडिया पे छोटी सी खबर कोई लग रही होती है और लोग उस पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे होते, लेकिन उस खबर के पीछे कहानी बहुत बड़ी होती है। असल में ऐसी ही खबर आज ढाका ट्रिब्यून में शाया हुई है। कहते हैं कि बीएनपी कॉल्स फॉर यूएन प्रोब इनटू बीजीबी मैन किल्ड इन बीएसएफ फायरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि बीएनपी इतनी बड़ी पार्टी है, उनको क्या इंटरेस्ट है कि एक सिपाही के शहीद होने पे वो यूएन को क्यों आवाज़ दे रहे हैं कि आप आकर इसकी इंक्वायरी करें, इसके पीछे सबब क्या हो सकता है। आगे ढाका ट्रिब्यून कहता है कि द बीएनपी हैज डिमांडेड एन इंक्वायरी अंडर द यूनाइटेड नेशंस इनटू द किलिंग ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी मेंबर सिपाही मोहम्मद रईसुद्दीन इन अ फायरिंग बाय द इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। तो बीएनपी को क्या इसमें इंटरेस्ट है, आखिर वो यूएन को क्यों कॉज दे रहे हैं। मेरे ख्याल से यूएन इसमें आएगा नहीं, क्योंकि जब तक ऑफिशियली उनको ना कहा जाए, गवर्नमेंट उनको ना लिखे, तब तक शायद वो इस मामले में ना पड़े। और इस बात के इम्कानात कम हैं कि अवामी लीग की सरकार जो है वो यूएन को कहेगी कि आप इस पर इंक्वायरी करें, इस पर इम्कानात कम है। अगर बीएनपी वाले ख़ुद हुकूमत में होते और वो यूएन को कहते तो फिर शायद यूएन इसकी इंक्वायरी करती, लेकिन अब चूंकि अवामी लीग की सरकार में है तो गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना यूएन नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। फैसिलिटेशन करनी होती है यूएन की टीम को, उनके साथ ताउन करना होता है, तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना यूएन का प्रोब नहीं होगा। लेकिन मेन मुद्दा वही है, बीएनपी आखिर यहाँ पर अचीव क्या करना चाहती है। वो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि कभी कभी छोटी सी खबर होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है, उसके पीछे कहानी बहुत बड़ी होती है। अब वो क्या कहानी है इस पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन पहले आप ज़रा ये स्टोरी देख लीजिए कि ये मोहम्मद रईसुद्दीन जो बीजीबी का सिपाही था उसके साथ हुआ क्या। बेसिकली उसके साथ हुआ ये कि स्मगलर जो थे वो गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश के बॉर्डर से कुछ चीज़ें इधर उधर कर रहे थे, तो ये उनके पीछे जाता है। इनके साथ कुछ और भी सिपाही थे इनके, तो ये वहाँ पर इनके पीछे जब जाता है स्मगलरों के, तो धुंध बहुत ज़्यादा थी, फॉग था। फॉग की वजह से ये अपने बाकी के सिपाहियों से अलग हो जाता है और फिर ये इंडिया की बीएसएफ की गोली का निशाना बनता है। प्रथम अलो में आपको रेफरेंस के तौर पर दिखाना चाहूँगा। कहते हैं बीजीबी पर्सोनल शॉट इन बीएसएफ फायरिंग डाइज इन इंडिया। ये भी एक मिस्टीरियस बात है कि इंडिया के अंदर उनको हॉस्पिटल में डाला गया था, लेकिन वो वहाँ पर बच नहीं पाए थे क्योंकि सीरियस इंजरीज थी। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिलीज अ पेट्रोल टीम ऑफ द पैरा मिलिट्री फोर्स चैलेंज्ड अ गैंग ऑफ कैटल स्मगलर्स व्हेन दे वर इंट्रूडिंग इनटू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। पॉइंट टू बी नोटेड, इनटू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। Adjacent Jhelepara post area under the Benapole Upadilla around 5:30 a.m. on Monday. At one stage of the chase, the smugglers went back inside Indian territory. जहाँ से आए थे उनको पीछे भगा दिया गया था। स्मगलरों को इन्हीं लोगों ने भगाया, रईसुद्दीन वालों ने भगा दिया उनको पीछे। It reads, adding that BGB personnel रईसुद्दीन got separated from the patrol team amid dense fog. अच्छा, उसके बाद क्या होता है जब ये सेपरेट हो जाते हैं अपने बाकी की टीम से। Though initially he was not found, later it was known through several sources that he was injured in BSF firing. Indian Border Security Force ने इनको शहीद किया and was undergoing treatment in an Indian hospital. तो यहाँ पे कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये जब वहाँ पहुँचे उस इलाके में जहाँ ये अलग हो गए थे, तो स्मगलर्स तो भाग गए, लेकिन बीएसएफ के लोग जो कि बेसिकली स्मगलरों के साथ ही मिले हुए थे, भांडा फूटने के चक्कर में उन्होंने इनको निशाना बनाया और उसमें ये शहीद हुए हैं। नौ यहाँ पे असल कहानी ये है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अरबों टका का, बिलियंस ऑफ टका का गैर कानूनी ट्रेड हो रहा होता है, गैर कानूनी ट्रेड। और उसमें कैटल, क्योंकि बीफ जो है इंडिया में सस्ता है, वहाँ पर अगर आप बॉर्डरिंग एरियाज देखें तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बीफ कोई खाता नहीं है, बैन लगा हुआ है। वही बीफ जिसको इंडिया में बैन लगा के रखा हुआ है, उसी को पकड़ पकड़ के, ये जो आवारा कैटल्स फिर रही होती है ना, उनको भी पकड़ पकड़ के बांग्लादेश की तरफ बीएसएफ के ही लोग सेल कर रहे होते हैं। एक एक कैटल लाखों रुपए का होता है। तो वहाँ पर चूंकि बीफ खाते हैं बांग्लादेश में, तो वहाँ पर बीफ की डिमांड होती है, तो वो उस कैटल को यहाँ स्मगल करके और बेच रहे होते हैं। और कैटल के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्मगल हो रही होती हैं। और उस स्मगलिंग के धंधे में
बीएसएफ के खुद के लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अभी आपको मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। ये मैं इशू यहाँ पर पहले भी 2-3 मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि ये नया इवेंट हुआ है, पिछले दिनों एक और बीजीबी के बंदे को टारगेट किया गया, ये पहली मरतबा नहीं हुई, इससे पहले भी इसी तरह के बहुत सारे और बीजीबी के जो लोग हैं वो टारगेट होते रहे हैं बीएसएफ वालों के हाथों। जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं तो स्मगलर्स जिसके साथ बीएसएफ मिली हुई होती है, उनको बचाने के लिए बीएसएफ वाले बीजीबी वालों के ऊपर हमले करते रहते हैं, और जो लोकल आवाम है उनके ऊपर भी करते रहते हैं, ट्रेस मिटाने के लिए बेसिकली। रईसुद्दीन जो था वो चशमदीद गवाह थे बीएसएफ और इनके गठजोड़ के, तो इसीलिए गालिबन इनको शहीद किया गया है। अब जरा देखिए, खुद इंडिया के मीडिया में से आपको रेफरेंसेस दिखाता हूं जिसमें इंडिया के अपने सरकारी इदारे, ये कोई मैं एंकर की, टीवी एंकर की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी इदारे ये कन्फेस कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे इंडियन जो बीएसएफ है वो स्मगलिंग के गंदे धंधे में मुलविस है। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दीगर बॉर्डरों पे भी, बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी और बाकी भी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो इंडियन फोर्सेस हैं वो स्मगलिंग में मुलविस होती हैं, और इनके जो लोग होते हैं, फौजी लोग, वो अरबों रुपए वहाँ से जनरेट कर रहे होते हैं, गैर कानूनी तौर पर वहाँ से कमा रहे होते हैं। ये इतनी बड़ी पोस्टें होती हैं कि इन पे बंदा लगवाने के लिए बीएसएफ के अंदर रिश्वतें दी जाती हैं टॉप के ऑफिसर्स को कि मेरी जो पोस्टिंग है फला जगह पे करो, क्योंकि वहाँ पैसा कमाने का मौका ज़्यादा होता है। भूटान के बॉर्डर पर भी यही सूरत हाल है, और यहाँ ये जो बांग्लादेशी बॉर्डर है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इंडिया टुडे आप देखिए, कैटल स्मगल्ड अक्रॉस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर विथ हेल्प ऑफ बीएसएफ। ये कौन कह रहा है? इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इंडिया का अपना है, ईडी जिसको कहते हैं, वो खुद इनका जो अकाउंटेबिलिटी का डिपार्टमेंट है वो कहता है कि बीएसएफ वाले इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन इट्स चार्ज शीट हैज अलीज्ड that the border security force personnel were involved in cattle smuggling across the Indo-Bangladesh border। फिर आप देखिए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, प्रोब ऑफिसर्स रोल इन कैटल स्मगलिंग, बीएसएफ का अपना कोड कह रहा है। फिर आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया, कैटल स्मगलिंग केस, ईडी अरेस्ट 6 बीएसएफ ऑफिसर्स हु रिसीव्ड 12 करोड़ रुपीज। 12 करोड़ रुपए का एक गैंग है भाई, ये पूरा बॉर्डर अगर आप लगा लें तो बिलियंस ऑफ रुपीस का धंधा हो रहा होता है वहां पे, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, और ये इंडिया के खुद के इदारे कह चुके हैं। फिर आप एनडीटीवी देखिए, ईडी के अलावा सीबीआई देखिए, एक और इंडिया का बड़ा अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। सीबीआई फाइल्स चार्ज शीट अगेंस्ट बीएसएफ ऑफिशियल 6 अदर्स इन कैटल स्मगलिंग केस। एविडेंस हैज बीन फाउंड during investigation regarding the alleged illegal cross-border selling of cattle, delivery and use of ill-gotten money, CBI spokesperson RC Joshi said। अब देखिए, ये कोई इल्ज़ाम तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, इंडिया के अपने अदारे कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना गंदा सिस्टम है, बीएसएफ के लोग इतने करप्ट हैं, इंडियन फौज के अंदर भी और बीएसएफ के इतने करप्ट हैं कि वो ये सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं खुद। द इंडियन एक्सप्रेस, कोलकाता कैटल स्मगलिंग रिंग, सीबीआई फाइल्स चार्ज शीट अगेंस्ट 7 इंक्लूडिंग बीएसएफ ऑफिशियल्स। ये मुख्तलिफ वक्तों में ये जो बीएसएफ के लोग पकड़े जाते हैं उनके मैं आपको रेफरेंसेस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ये जो कार्रवाई हुई है, रईसुद्दीन को जो शहीद किया गया है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। असल में अपेरेंटली ऐसा ही नजर आ रहा है कि उनको बीएसएफ ने, इसलिए उन लोगों ने टारगेट किया बीएसएफ वालों के जो कि स्मगलरों के साथ मिले हुए थे, और भांडा फूटने के चक्कर में इनको टारगेट किया गया है वहां पे। इसीलिए बीएनपी वाले कह रहे हैं कि इसमें यूएन अगर इन्वेस्टिगेट करें तो फिर उनको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना बड़ा स्मगलिंग का धंधा, गोरख धंधा चल रहा होता है सरकारी सरपरस्ती में, गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चल रहा होता है। बीएसएफ इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट तो नहीं है ना, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो चला रहे होते हैं।